नमस्कार, ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। मेरी जाति पे गाली देने पर आपने ये कह दिया कि नीच की राजनीति है। यदि ये पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तो इनको अपनी जाति बताने में तकलीफ क्यों हो रही है? ऐसे शब्द के प्रयोग की वकालत करने के लिए बहन मायावती जी आएंगी, इसका खेद और भी ज्यादा है। नीच कर्म होते हैं, नीच जाति नहीं होती, नीच कर्म होते हैं। नीच वर्ड को कभी प्रियंका जी बोलती हैं, कभी राहुल जी बोलते हैं। ये शब्द का उपयोग वो क्यों करना चाहते हैं? जातीय आधार बना लिया और ये कहा कि मैं नीच जाति से हूं, ये गलत बात है। नरेंद्र मोदी बोले, मेरा अपमान कर लो, मेरी जाति का अपमान मत करो। वो ये भी बोले कि मैं नीची जाति से हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी राजनीति को नीच की राजनीति बताया गया है। मायावती, जिनके बारे में अक्सर सवाल उठे कि क्या वो इन चुनावों में सक्रिय हैं भी या नहीं, तिलमिलाग उठी, खुलकर सामने आई और मोदी से उनकी जाति पूछ ली। और ये सब कुछ हुआ चुनाव के 8वें दौर से ठीक एक दिन पहले। मोदी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत विकास के मुद्दे से की थी। तब उम्मीद थी कि ये चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा। धीरे धीरे इसे सांप्रदायिकता की ओर मोड़ दिया गया और पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान में बंट गया। लेकिन जब मोदी जाति को बीच में ले आए तो जाति की राजनीति करने वालों का माथा ठनका और मायावती की तिलमिलाहट सामने आई। हम नहीं जानते कि इन चुनावों में कौन सा कार्ड अभी तक सबसे कारगर रहा है और बचे हुए दौर में कारगर रहेगा। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ऐसा चुनाव अभी तक नहीं लड़ा गया जहां पर विकास, धर्म, जाति सब तरह के कार्ड खेले गए हों। इसी से निकलता है हमारा आज का विषय, मोदी का पिछड़ा कार्ड और माया की तिलमिलाहट। और इसी से पैदा होता है प्रश्नकाल का सवाल, क्या 8वें चरण के चुनाव से पहले जाति पर भी वोट बांटने की कोशिश हुई है? आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें VKP-Y या VKP-N और मैसेज करें 51818 पर। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं JNU के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश पासवान, दिल्ली से जुड़े हैं JNU के पूर्व प्रोफेसर और समाजशास्त्री डॉक्टर दीपांकर गुप्ता, और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वाराणसी से CNN-IBN के नेशनल अफेयर्स एडिटर भूपेंद्र चौबे। चर्चा शुरू करने के लिए दर्शकों के सवाल लेते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर राबिया खान ने लिखा है कि मोदी ने जिस तरह राजनीति को नीच जाति से जोड़ा है, क्या वो सरेआम जनता को गुमराह करना नहीं है? वाराणसी से नीरज रंजन ने अपना सवाल पूछा है। सुनते हैं नीरज का सवाल। आज जो देश की राजनीति जो विकास के मुद्दे पर बात करती थी, सारे लोग, आज मोदी जी भी जो विकास के मुद्दे पर बात करते थे, कल के डेट में उन्होंने अचानक हमारे देश की जातीय समीकरण जो है उस मुद्दे पर आ गए। आखिर एक प्रधानमंत्री के दावेदार जो देश की प्रोग्रेस की बात करते थे, आज वो जातीय समीकरण की क्यों बात करने लगे? प्रोफेसर दीपांकर गुप्ता, मैं सबसे पहले आप पर आऊंगा। प्रियंका गांधी ने क्या कहा था? प्रियंका गांधी ने कहा था कि इन्होंने, दैट इज मोदी ने, अमेठी की धरती पर मेरे शहीद पिता का अपमान किया है। अमेठी की जनता इस हरकत को कभी माफ नहीं करेगी। इनकी नीच राजनीति का जवाब मेरे बूथ के कार्यकर्ता देंगे। अमेठी के एक एक बूथ से जवाब आएगा। इनकी नीच राजनीति, ये कहा। मोदी ने कहा कि सच को पचा नहीं पाने के कारण मेरी जाति को गाली देने पर उतर आए हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैं नीची जाति का हूं। वैसे प्रियंका ने जाति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, पर क्या यह गुनाह है? मैं हैरान हूं कि मुझ पर इतना बड़ा गंदा आरोप लगा दिया गया। यह सच है कि मैं नीची जाति में पैदा हुआ, पर मेरी राजनीति निचले स्तर की नहीं है। दीपांकर साहब, आपने दोनों सवाल भी पूछे, आपने वक्तव्य भी पढ़े। चुनाव के 8वें दौर से ठीक एक दिन पहले जाति का रंग देना, क्या ये सोचा समझा था या मोदी ठीक से समझ नहीं पाए प्रियंका ने क्या कहा था? नहीं, मोदी ने ठीक ही समझा प्रियंका ने क्या कहा, और मोदी ने घुमा फिरा कर अपने जाति को ले आया इस बीच में जी। मुझे लगता है कि इसका ये जो कैलकुलेशन मोदी का वो सही नहीं है, क्योंकि उनको पता होना चाहिए जो भी मोदी लहर लोग कहते हैं वो डेवलपमेंट के आधार पे हुआ, जाति के आधार पे नहीं हुआ। बल्कि हम जब घूमते रहते हैं, हम लोगों से सुनते हैं, हम अभी भी वाराणसी खुद लौटे हैं, वहाँ पे अधिकतर लोग गांव में या शहरों में जो मोदी के साथ जो हैं, आम आदमी वाले को छोड़कर, वो सभी कहते हैं मोदी डेवलपमेंट, मोदी उन्नति करेगा, लाएगा वाराणसी में, यूपी में, देश में।
तो ये जाति का सवाल लाने का कोई मुझे मतलब ही नहीं लगता है, क्योंकि जी इस टाइम में लाने को ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पर मुझे ये लगता है कि असल में बहुत सारे मीडिया के लोग होते हैं और बहुत सारे पॉलिटिशियन होते हैं छोटे मोटे, जो सालों से जाति और वोट और जाति और पॉलिटिक्स पे स्पेशलाइज करते रहे हैं और उनके दिमाग से ये हटता नहीं है। तो मुझे लगता है कि मोदी का एक वीकनेस है, वो अभी इनकी बातें सुनने लगा है और खामखा जाति का सवाल उठा के लाए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मोदी जीत रहे थे, इससे उनका कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आप देखें, मोदी के सपोर्टर्स जो है अलग अलग जाति के हैं, मोदी के ओपोनेंट भी अलग अलग जाति के हैं, और ये मैं दावे से कह सकता हूं कि जाति के साथ इस राउंड में मोदी का कोई कनेक्शन ही नहीं है। जी राजेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं मायावती का अचानक सामने आना, अभी तक दिख नहीं रहा था कि वो ज्यादा बोल रही हैं, अचानक सामने आना और मोदी का जाति का कार्ड खेलना, जो दर्शकों ने सवाल पूछा, आप क्या जवाब देंगे? मायावती जी अपने चुनाव कैंपेन में लगी हुई हैं और अपने स्तर से वो कैंपेन को लीड कर रही हैं, लेकिन इस मसले पे त्वरित प्रतिक्रिया देना एक थोड़ा सा अस्वाभाविक सा लगा। बाकी लोगों से पहले उन्हें त्वरित प्रतिक्रिया दी। जैसा कि आपने ही बताया कि वो नीच राजनीति और नीच की राजनीति, इन दोनों में अपने अपने पाले में करने की कोशिश इस बयान के द्वारा हुई है। ये तो आप भी सहमत होंगे, सब लोग सहमत होंगे, राजनीति का स्तर नीचे आया है, निम्न स्तर पे आया है, लेकिन उसको अपने पायले में इस्तेमाल करना एक नीच की राजनीति के रूप में, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल ट्विस्ट दिया है उन्होंने। जी, ये पहले चुनाव है जहां पर जो सार्वजनिक संवाद है, पब्लिक डिस्कोर्स है, उसका स्तर एकदम निकृष्ट स्तर पर जा रहा है। नीच शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आगे बढ़ते हैं। चंदौली से बिजनेसमैन नवीन कुमार सिंह ने फोन पर अपनी बात कही है, सुनते हैं नवीन का क्या कहना है। मेरा भारत के उन राजनेताओं से कहना है कि कब तक ये जात पात का राजनीति करके बांटते रहेंगे। ये काम तो अंग्रेज किया करते थे कि फूट डालो राज करो, वो सिस्टम ये राजनेता कब तक करते रहेंगे। ट्विटर पर आकांक्षा ने लिखा है कि जब सियासी दल प्रत्याशी और इलाके के जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट देते हैं तो ऐसी सूरत में जाति के नाम पर ही वोट मांगे जाएंगे, इसमें हैरानी की क्या बात है। दीपांकर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, क्या भारत का जो नया इलीट उभर कर सामने आया आजादी के बाद, वो यही कर रहा है? जो सवाल है इनका। देखिए, जो साहब ने भी कहा ब्रिटिश जमाने में ये होता था, वो बात सही है, पर एक और जो इसके साथ साथ जुड़ी हुई बात ये है कि ब्रिटिश जमाने में ये तो करते थे, ब्रिटिश ने हम लोगों को सिखाया भी था कि हम जाति के विधा के सिवाय और कुछ सोच ही नहीं सकते। हमारे दिमाग छोटी दिमाग है, हमारे दिमाग में बड़ी चीज़ें नहीं आ सकती। हम जाति के लेवल पे ही सोच सकते हैं, या धर्म या जाति। हम हिंदुस्तानी है, हमारा कैपेबिलिटीज़ नहीं है बड़ी चीज़ों के सोचने का। और हम ब्रिटिशों का जो ख्याल था हमारा, उसी लेवल पे हम खुद उतर आए। हमारी इंटेलेक्चुअल्स खास तौर के और हमारे मीडिया लोग खास तौर के इसको अपनाने लगे, ये पॉइंट ऑफ व्यू को, और ये दुख की बात है। और जहाँ तक लीडरों को टिकट मिलना, आप देखेंगे कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी लीजिए आप, और आप तो घूमे हैं काफ़ी, आपको पता भी है। आप अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लेंगे, जब जो अब की बात जो जिस लेवल पे लड़ाई हो रही है, आप देखेंगे किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 6-7 कभी कभी 8 कास्ट होते हैं, जाति होते हैं, तकरीबन इक्वल नंबर्स पे। तो वहाँ पे अगर आप जाति का रोल, खुद सिर्फ जाति का रोल देखें, तो उसका इवेंचुअल वोटर के तरफ से बहुत मुश्किल है उसको खेलना। पर जब आप टिकट दे रहे हैं, उस टाइम जाति का हो सकता है कि टिकट लीडरों देते हैं। लीडर अपने लोगों को दे देंगे, अपने जो मैनेजर होगा उसको देंगे, अपने जो बूथ ऑफिसर होगा उसको देंगे। तो लीडर लेवल पे जाति का प्ले होता है, पर आप वोटर लेवल पे मुश्किल है, क्योंकि किसी भी कंस्टिट्यूंसी में 8-6-7 तो होते ही हैं कास्ट, और असली लड़ाई जो है 2 जनों के बीच में होता है। तो आमतौर पे लोगों को अपने कास्ट के बाहर वोट देना ही पड़ता है मजबूर होकर। जी, आपकी पार्टी जो मायावती की पार्टी, मैं आपकी पार्टी कह रहा हूं, माफ कीजिए, मायावती की पार्टी आज जो बहुजन समाज पार्टी कहलाती है, किसी जमाने में DS4 कहलाती थी। कांशीराम साहब ने DS4 से शुरुआत की थी। मुझे याद है मेरे साथ स्टूडियो में बैठे थे वो, तो उन्होंने जेब से पेन निकाल के कहा था कि अभी ये समाज ऐसे है, मैं इसको ऐसे करना चाहता हूं। पीछे मुड़कर जब आप देखते हैं, जातिगत राजनीति ने भारत को कोई फायदा पहुंचाया है या उससे नुकसान हुआ है? आपका फायदा हुआ है। देखिए, जातिगत राजनीति के 2 आयाम हैं। एक आयाम है जिससे BSP जिसका प्रतिनिधित्व करती है, बाकी अन्य लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं। BSP की दलित राजनीति का एक अध्याय वो प्रतिनिधित्व की बात करती है, वो एजेंडे पे बात करती है, वो सिर्फ
किस खास व्यक्ति को पद हासिल कर लेना से ही उसकी भागीदारी नहीं होती है। जो बाबा साहब के आंदोलन का प्रतिनिधित्व का जो आंदोलन था, उसी का अगला स्टेप बीएसपी राजनीति ने अपनाया उस दलित राजनीति में। बाकी अन्य चीज़ों में चूंकि इस समय चुनाव, और इस समय भी नहीं बहुत पहले से भी, और मैं थोड़ा असहमत हूँ दीपांकर जी की बात से। हम सिर्फ अंग्रेजों को दोष नहीं दे सकते कि उन्होंने ही फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। ये समाज विभाजित था बहुत पहले से, तो ये चीज़ें बहुत पहले से मौजूद थी। उसको किसी ने अपनी व्यवस्था को कायम रखने में इस्तेमाल किया, किसी ने प्रतिनिधित्व को आयाम देने के लिए अपनी जाति की बात की। ये डिफरेंस जी, कहाँ तो सोचा ये गया था कि हमारी पहचान एक भारतीय की होगी, और कहाँ हम जातियों में बटे हुए हैं। जो जातियां जिनको अपवर्ड मोबिलिटी डिनाई की गई, जिनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया सदियों से, अफर्मेटिव एक्शन के नाम पर उनके लिए बहुत कुछ हुआ है, अच्छी बात है ये, लेकिन भारतीयता कहीं खो गई है बीच में। लोग या सिर्फ हिंदू हैं, या सिर्फ मुसलमान हैं, या सिर्फ ईसाई है, या सिर्फ कुर्मी हैं, या सिर्फ तेली हैं। बहरहाल वाराणसी से तुषार अपना सवाल पूछ रहे हैं, सुनते हैं तुषार का सवाल। नरेंद्र मोदी भी क्या जाति की राजनीति पे अब उतर आए हैं, जैसे कि मायावती और मुलायम सिंह यादव पहले से करते हैं यूपी में, जिससे जाति समीकरण यहाँ पे बहुत ही बिगड़ गया है और डेवलपमेंट के कार्य बहुत ही कम होने लगे हैं। फेसबुक पर राजेश कुमार ने लिखा है कि पहले खुद को विकास पुरुष बताने वाले मोदी अब अपनी जाति का हवाला दे रहे हैं। क्या ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है? दीपांकर साहब, ये सवाल रेपिटेटिव हैं, पहले पूछे जा चुके हैं, आपने इनका जवाब दिया है। इस बहस को आप आगे कहां बढ़ाएंगे? ये लॉजिक कहां जाता है? मैं ये इस बहस को आगे बढ़ाऊंगा इस लेवल पे। आपने जो भी कहा ना कि कोई तेली है, कुमार है, जो भी है, भारतीय नहीं है, ये आपका कहना गलत है। लोग कुमार भी हैं, तेली भी हैं, बंगाली भी हैं, मुसलमान भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, और भारतीय भी हैं साथ साथ। कभी कभी ऐसा होता है पॉलिटिकल सिचुएशन में, आपका एक आइडेंटिटी उभर के आता है और दूसरे इलेक्शन में कोई दूसरा आइडेंटिटी उभर के आता है। इस बार हमने देखा है, हमने 202 में देखा था, 207 में देखा यूपी में, 212 के इलेक्शन में, और अब की बार जो अब हम इलेक्शन चल रहा है उसमें देखा कि बैकवर्ड कास्ट और ओबीसी का जो रिलेशनशिप है वो मतलब हमेशा बदलता रहता है, कॉन्टेस्ट के कॉन्टेस्ट के आधार पे। कहीं पे देखेंगे, जैसे कि सोनभद्रा में देखेंगे 2007 में मायावती ने सारे सीट जीत लिए, 2002 में एक भी सीट नहीं जीते, 2012 में आधा जीते आधा हारे, पर कास्ट कंपोजिशन तो वही है, कास्ट कंपोजिशन बदला नहीं। तो ये जो कहना है कि हम लोग कास्ट के बारे में सोचते हैं, भारतीय नहीं सोचते, ये गलत है। कभी कभी कास्ट सोचते हैं, कभी कभी कास्ट नहीं सोचते हैं, और जब हम कास्ट सोचते भी हैं तो छोटा जो जाति है उसी लेवल पे नहीं सोचते, हम कुछ और भी अलायंसेस लेकर सोचते हैं। जी दीपांकर, भगवान करे या कुदरत करे और आपकी बात सच्ची साबित हो, भारतीयता जो हमारी है वो सबसे पहले हो, जाति बाद में आए। मेरे साथ भूपेंद्र चौबे जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी इस वक्त बनारस से जुड़ रहे हैं मेरे साथ। भूपेंद्र, मुझे बताएं, ये 8वें दौर की राजनीति जो चुनाव हुए हैं, 8वें दौर का जो मतदान हुआ, उसे ठीक एक दिन पहले नरेंद्र मोदी ने अपनी जाति की बात कर दी। बनारस में इसका कोई असर दिख रहा है आपको, जाति का? जी नहीं, बनारस में जहां तक नरेंद्र मोदी जी की जाति का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी अपनी जाति के बलबूते यहां पर बनारस में कोई वोट पाने वाले हैं। ये जरूर सच है कि जो उनकी खुद की जो लोकप्रियता है यहाँ के लोगों के मन में, और जिन लोगों ने एक हद तक जो अपना मन बना लिया है या जिन्होंने अपना फैसला कर लिया है कि उन्हें किसको वोट देना है, मुझे नहीं लगता वो जाति के आधार पर यहाँ पर वोट करने वाले हैं। लेकिन मोदी जी का जो वक्तव्य था वो सिर्फ वाराणसी के संदर्भ में नहीं था, वो पूर्वांचल में जिन सीटों पर चुनाव होना है उनके संदर्भ में भी था। क्योंकि दरअसल भारत में अगर कहीं हार्ड कास्ट पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है, यानी कि जमीनी जातिवादी राजनीति कहीं होती है, तो यही पूर्वांचल में ही की जाती है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने इस वक्तव्य को दिया था। जी भूपेंद्र, हम आगे बढ़ते हैं। जयपुर से विजेंद्र हुड्डा ने अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं विजेंद्र का सवाल। मोदी जी को खुद जो जातिगत समीकरण से जोड़ रहे हैं, तो क्या उन युवाओं को धक्का नहीं लगा जो कि विकास के नाम पे वोट कर रहे हैं मोदी जी को? दिल्ली से आतिफ खान ने फोन पर अपनी बात कही है, सुनते हैं क्या कहना है आतिफ का। मुझे पता था कि पिछड़ा कास्ट सामने आएगा और विकास की बातें सारी झूठ थी, और जो यूपी और बिहार के लोग हैं ये कास्ट के नाम पे वोट देते हैं। जी राजेश, आपने बात सुनी कि उन युवाओं को धक्का नहीं लगेगा क्या, जो विकास के नाम पर नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ना चाहते थे, और फिर अब जाति की बात आ गई, और आपने दूसरा सवाल भी सुना। विकास की ख्वाहिश सबको है,
जी। और इस समय एक बेहतरीन ब्रांड के रूप में विकास चल रहा है, मार्केट में चल रहा है चुनावी कैंपेन में, और सबको अच्छा लगता है कि हमें विकास की जरूरत है। लेकिन जाति तो हमारे हर चीज के जीन में मौजूद है, राजनीतिक टिकटों के बंटवारे से लेकर के और वोट देने की प्रक्रिया तक में सारी चीजें शामिल हैं। कई बार विमर्श में आ जाती हैं और कई बार दबी रहती हैं, तो इस वजह से इसमें हताशा वाली बातें नहीं है। हमारी शब्दावली अलग है लेकिन अंदर चीजें मौजूद हैं। जी, हमारी वेबसाइट ibnखबर.com पर नवीन ने लिखा है कि चुनाव आयोग धार्मिक आधार पर किए जाने वाले ध्रुवीकरण पर सख्त रुख अपनाता है, लेकिन वो जातीय ध्रुवीकरण को नजरअंदाज क्यों कर रहा है? दीपांकर, ये सवाल आप पर। मैं समझा नहीं सवाल, इसे बताइए। हमारा इलेक्शन कमीशन जो है, जब धर्म के आधार पर पोलराइजेशन होता है उस पर सख्त रुख अपना सकता है, अपनाता है, लेकिन जो जाति के आधार पर पोलराइजेशन होता है उस पर क्यों नहीं करता? जी, ये गलत बात है। अगर हम देखें तो जाति पे करना चाहिए, और उसका प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने पहले से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी वगैरह वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन में ले रखा है, और उस लेवल पे, उस बेसिस पे हम नौकरी देते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन देते हैं, कॉलेजेस में एडमिशन देते हैं। इसलिए जाति लेवल एक तरह से लेजिटिमाइज हो गई है, जो अभी रिलीजन में नहीं हुआ, धर्म के लेवल पे हुआ नहीं, वो भी हो जाएगा। इस तरह से लोग चलाएं, अगर हमारे नेता इस तरह चले तो वो भी हो जाएगा। अब तक वो रुका हुआ है, पर वो होने में देरी नहीं है, क्योंकि जो उनका लॉजिक है उससे वो भी आ जाएगा। पर क्योंकि हम कास्ट, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट लेकर हम कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस लाए हैं, इसलिए कास्ट पे जो बात कहते भी हैं उसको हम सोचते हैं कि ये लेजिटिमेट है। जी, उदयपुर से रणबीर सिंह ने फोन पर अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं रणबीर का सवाल। नेताओं को हमारे कास्ट वाइज वोट चाहिए या इंडियन पीपल, सारे इंडियन पीपल्स के वोट चाहिए? ये नेता है हमारे बांट रहे और अपने देश को भी तोड़ रहे हैं। राजेश, क्या कहेंगे आप कि जाति के आधार पर वोट देना और वोट मांगना देश को तोड़ना है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि जाति वाली बहस जो हमने जिक्र किया था, बाबा साहब कमेटी शुरुआती थी, वो प्रतिनिधित्व की भी बहस है। जो भी जाति की ख्वाहिशें होती है, कहीं ना कहीं सत्ता में और संस्थानों में अपनी भागीदारी की भी बात करते हैं। तो यदि लोग कोई अपना चेहरा देख रहे हैं कि उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए, इससे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया मजबूत होती है, देश भी मजबूत होता है, देश के प्रति विश्वसनीयता भी मजबूत होती है। दीपांकर, मैं आपसे आखिर में जानना चाहता हूँ, बहुत संक्षेप में जानना चाहता हूँ कि जाति के बजाय अगर वर्ग की बात की जाए तो क्या बेहतर ना होता? अगर वर्ग की बात की गई होती बेहतर ना होता? बहुत संक्षेप में। वर्ग की बात अगर करें तो आपको पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में तकलीफ होगी, आप उतने आराम से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आप कहते हैं कि हम गरीबों का देखभाल करना चाहते हैं, हम इनफॉर्मल लेबर को ठीक करना चाहते हैं, हम जो किसान के जमीन चले गए, छीन लिए गए, उनका हम भला करना चाहते हैं, तो आपको आराम से नहीं कर पाएंगे। आपके बहुत सारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और कर नहीं पाएंगे। ये जाति लेकर करने में काफ़ी आसानी है, बहुत आराम से काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, अब फिर से कह रहा हूँ, पर मानने को लोग तैयार नहीं है। आप सोच लीजिए, एक एम्पिरिकल रियलिटी है कि कोई भी कंस्टिट्यूंसी में 6-7 कास्ट होते हैं, जाति के लेवल पर वोट किसी को देना मुश्किल है, क्योंकि कैंडिडेट सिर्फ 2 है। नंबर 2, अगर आप देखेंगे कि वोटिंग जो कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन लीडरशिप लेवल पे होता है, कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन जरूर होता है। तो अगर आप अनटचेबिलिटी को हटाने में कांग्रेस पार्टी ने बहुत काम किया है नेशनल मूवमेंट के टाइम से अब तक। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन ने बड़ा अच्छा काम किया है, और उसके आगे भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन का फायदा मिला है, उनको हट जाना चाहिए और दूसरों को आना चाहिए। इतनी छोटी सी बात भी हमारे पॉलिटिशियन नहीं कर पाते हैं, तो आप वर्ग की बात कैसे कर पाएंगे? जी दीपांकर, आप गुरुजन हैं, हम आपका आदर करते हैं, दोनों गुरुजन हैं आप, और जो आपने कहा कि भारतीयता कायम है बावजूद जातियों के, हम चाहते हैं कि आपकी बात सच्ची साबित हो। बहुत धन्यवाद दीपांकर गुप्ता साहब आपका, आपने समय दिया। राजेश पासवान, डॉक्टर राजेश पासवान, आपने भी समय दिया, बहुत धन्यवाद आपका। भूपेंद्र, आखिर में मुझे बताएं, कल क्या होता दिख रहा है आपको? कल काफी इवेंटफुल डे होना है बनारस में, रैलियों की कहां इजाजत मिली है, कहां नहीं मिली? देखिए, फिलहाल तो कहीं भी रैली की इजाजत नहीं मिली। जहां तक बनारस की बात है, नरेंद्र मोदी जी कल अब हेलीपैड पे उतरेंगे। हेलीपैड पे उतरने के बाद वो अपने काफिले के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जाएंगे, और उससे पहले श्रीमान अरुण जेटली अपने यहाँ के जितने साथी हैं उनके साथ एक सत्याग्रह पे बैठने वाले हैं। हमने अभी कुछ ही समय पहले जब जेटली जी से सवाल किया कि क्या
वो किसी भी सूरत में जो उनकी मुख्य मांग है उससे पीछे हटें या नहीं, उनका ये जवाब था कि भले ही रैली हो चाहे ना हो, लेकिन अब वो अपनी मांग से पीछे नहीं हटने वाले। जी, गर्मी बहुत होगी, कल देखते हैं कितनी देर खुले में बैठ पाएंगे नेता लोग। बहुत धन्यवाद भूपेंद्र चौबे आपका। अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली आपकी राय की। हमने सवाल किया था कि क्या 8वें चरण के चुनाव से पहले जाति पर भी वोट बांटने की कोशिश हुई। इस सवाल पर हमें 90% लोगों ने हाँ में जवाब भेजा है, जबकि 10% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। और इतना तय है कि नरेंद्र मोदी ने खुद को नीची जाति बताकर एक बहुत बड़ा झूठ बोला है। कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ था जाति शब्द या नीच राजनीति या नीच की राजनीति। इनमें कंफ्यूजन पैदा करके एक झूठ बोला गया है। जैसे जैसे 16 तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं के चेहरों पर 12 बजने लगे। 9 दिन बाद साफ हो जाएगा कि हमें किस तरह की सरकार मिलेगी, लेकिन इस वक्त कोई भी यकीन से नहीं कह सकता कि किसकी सरकार बनेगी। इसलिए इस इनसिक्योरिटी में, इस डर में हमारे नेताओं ने वो सब करना शुरू कर दिया जो अभी तक परंपरा का हिस्सा नहीं था। मसलन प्रियंका गांधी ने मोदी की राजनीति के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया। शरद पवार ने लोगों को 2 दफे वोट देने के लिए कहा। अमित शाह ने चुनाव के जरिए बदला लेने को कहा। आजम खान ने बीजेपी को टॉयलेट की तरह बता दिया। बेनी प्रसाद और मुलायम सिंह की जुबान बेलगाम रही। चुनाव आयोग को सरेआम नेताओं ने धमकी और चेतावनी दी। पहली बार चुनाव आयोग इतना मजबूत और कमजोर दिखा। नरेंद्र मोदी ने पहले विकास, फिर धर्म और अब जाति का कार्ड खेल दिया। मायावती, जो इस पूरे चुनाव में ना ज्यादा बोली ना ज्यादा दिखी, अचानक से तिलमिला उठी और सामने आई। फिराक गोरखपुरी साहब ने कहा था, मरहूम फिराक साहब ने कहा था, आने वाली नस्लें तुम पर रश करेंगी हम असरों, जब तुम उनको बतलाओगे तुमने फिराक को देखा है। मरहूम फिराक साहब से माफी मांगते हुए हम सिर्फ इतना कहेंगे कि आज से 50 साल बाद की नस्ल के लिए हमारी तरफ से ये शेर हाजिर है। आने वाली नस्लें हम पर तरस करेंगी हम असरों, जब वो जानेंगी कि हमने ऐसे नेता देखे थे। ये था आज का प्रश्नकाल। अब गुरुवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा, बाकी सब आपके होंगे। नमस्कार।